मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पीएम मोदी यूं तो अपने जुमलों के लिए मशहूर हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन इस बार संसद में उन्होंने दुष्यंत कुमार का एक शेर विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए सुनाया। मोदी जी ने कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जबकि कमाल की बात यह है दोस्तों कि अडानी मामले के कारण इस वक्त मोदी जी के पैरों के तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और वो कांग्रेस पर और खासकर राहुल गांधी पर तंज कसने वाले शायरी कर रहे हैं। वैसे जिस शेर को मोदी जी ने सुनाया उसकी अगली लाइनें इस प्रकार हैं कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, जी हां, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उससे पहले भी और अब भी जिस तरह खुलकर मोदी और अडानी के रिश्तों पर वार किया है, इस सरकार को हम दो और हमारे दो की सरकार बताया है, मित्रों की सरकार बताया है, उससे जाहिर होता है कि उन्हें अंधा तमाशबीन बनना मंजूर नहीं है। वे बेपनाह अंधेरों को सुबह बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन संकट भरे दिनों को मोदी सरकार बार बार अमृतकाल बताने पर तुली हुई है, राहुल गांधी और कांग्रेस उसे अमृतकाल नहीं बल्कि मित्रकाल बता रहे हैं। मोदी जी संसद में अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। उनसे सवाल हो रहा है कि अडानी मामले की जांच कब होगी, तो वे जवाब में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे पिछली सदी में आतंकियों की धमकी के बावजूद कश्मीर की यात्रा की थी, कैसे श्रीनगर में तिरंगा फहराया था। सवाल हो रहा है कि आखिर कौन से जादू से एक उद्योगपति की संपत्ति चंद सालों में कई गुना बढ़ गई, तो जवाब में मोदी जी बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने कितनी बार चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराया और नेहरू जी की निंदा किए बिना तो मोदी जी का शायद कोई भाषण पूरा ही न हो। इसीलिए एक सवाल वो गांधी परिवार से भी पूछते हैं कि आखिर उन्हें यानी गांधी परिवार को नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है। खैर, जब ताली बजाकर, छाती ठोक कर, चेहरे की भाव भंगिमाएं बदलकर, अपने सुरों को ऊंचा नीचा करके मोदी जी सारी नाटकीयता के साथ एंटायर पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान संसद में प्रदर्शित कर रहे थे, तो उस वक्त उधर दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र के साथ चल रहे इस भद्दे मजाक पर चर्चा हो रही थी। मामला केवल अडानी समूह पर घोटाले के आरोप का नहीं है दोस्तों, बल्कि अब बात भारत की निर्वाचित सरकार तक पहुंच चुकी है। उस सरकार तक जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी की गौतम अडानी से नजदीकी पिछले 20 सालों से चली आ रही है। मोदी जी भले संसद में या बाहर चीन की तरह अडानी का नाम बोलने से परहेज करें, लेकिन दोनों की साथ में जो तस्वीरें पूरी दुनिया में सामने आई हैं वो देखने लायक हैं, उस पर चर्चा हो रही है। खुद गौतम अडानी ने अपने एक साक्षात्कार में यानी एक इंटरव्यू में बताया है कि वे किस तरह अपने कारोबार में कामयाब होते गए और इसमें उन्होंने राजीव गांधी के काल से लेकर मोदी जी के काल तक सबका जिक्र किया है। अब आरोप मोदी जी के काल में भी लगे हैं, तो जाहिर है कि इसमें पीएम मोदी की जवाबदेही भी बनती है। अगर उन्हें जिम्मेदारी निभानी होती तो अब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों को यानी हिंडनबर्ग की जो आरोप हैं उस रिपोर्ट पर उनको सुन करके स्वतंत्र जांच का आदेश दे दिए होते मोदी जी। लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, उनका इरादा साफ बता रहा है। वे अपने अमृतकाल में मगन हैं और जनता को बतला रहे हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन इस जुमले की पोल दुनिया भर से आती रिपोर्टों से खुल रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे अडानी मामले से भारत की साख दांव पर लग गई है और क्या मोदी जी का इस मामले में कोई एक्शन न लेना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अडानी समूह को कितने झटके लगे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के कुछ ही दिनों में गौतम अडानी अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले 20 स्थान पर भी नहीं रहे। उनकी दौलत घटकर आधी रह गई। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। बीच में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन गुरुवार को फिर से शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। दरअसल गुरुवार को मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि वो अडानी समूह की कुछ कंपनियों के शेयरों के फ्री फ्लोट की स्थिति की समीक्षा करेगा और उन्हें सूचकांक में रहने देने को लेकर भी विचार करेगा। आपको बता दूं कि MSCI एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो वैश्विक संस्थागत निवेशकों को स्टॉक इंडेक्स का टूल्स मुहैया कराता है। इसके सूचकांक में किसी भी कंपनी को शामिल करने से ही उस कंपनी के शेयर के दाम उछल जाते हैं और अगर कंपनी का नाम सूचकांक से हटा दिया गया तो उसके शेयर बुरी तरह गिर जाते हैं।
यानी दुनिया के कई बड़े निवेशक एमएससीआई की जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अगर उसने अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के फ्री फ्लोट स्थिति की समीक्षा का फैसला लिया है तो ये तय है कि ये फर्म किसी गड़बड़ी का अनुमान लगा रही है। एमएससीआई उन शेयरों को फ्री फ्लोट मानता है जो कुल शेयरों में से विदेशी इन्वेस्टर्स के खरीदने के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट में उपलब्ध होते हैं। एमएससीआई अडानी ग्रुप पर पूरा भरोसा नहीं दिखा रहा है। इधर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को एक और बड़ा झटका तब लगा जब दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक इन्वेस्टर नॉर्थ वेल्थ फंड ने जानकारी दी है कि उसने अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में अपना सारा इक्विटी निवेश बेच दिया है। 1.35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश वाले इस सॉवरेन वेल्थ फंड ने 2022 के आखिरी तक अडानी समूह की 3 कंपनियों में कुल मिलाकर करीब $200 मिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब उसने भी पैर अपने पीछे खींच लिए हैं। आपको बता दूं कि नॉर्वे वेल्थ फंड दुनिया भर की करीब 9,200 कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है और दुनिया भर के तमाम लिस्टेड शेयरों में उसकी करीब 1.3% हिस्सेदारी है। सोचिए, जिस फंड का निवेश दुनिया की 9,000 से ज्यादा कंपनियों में हो, वो अगर भारत की एक कंपनी में अपने भारी भरकम निवेश को हटा ले तो क्या इस फैसले को हल्के में लिया जा सकता है? क्या इस आधार पर नॉर्वे को भारत का दुश्मन बताया जा सकता है? क्योंकि अडानी ग्रुप ने तो हिंडनबर्ग के आरोपों को देश पर हमला बताया था और नॉर्वे ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश अब अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के मद्देनजर ऐसे ही कदम उठा रहे हैं जो मोदी सरकार को अच्छे नहीं लगेंगे। जरा देखिए ये रिपोर्ट। 1 फरवरी को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में खबर थी कि ऑस्ट्रेलिया का कॉर्पोरेट नियामक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन यानी ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग हिंडनबर्ग रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। जैसे हमारे देश में सेबी है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए कमीशन बना हुआ है, जिसने अपनी जनता के धन को सुरक्षित रखने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की समीक्षा करने का फैसला किया। कायदे से यही काम भारत में जनवरी के आखिरी दिनों में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भारत के सबसे अमीर और सरकार से निकटता रखने वाले कारोबारी पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कई दिनों तक टाल मटोल का रवैया ही चलता रहा। अब जाकर सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ से जुड़े 2 एंकर इन्वेस्टर्स के साथ संबंधों की जांच का फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी मामले में 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय निवेशकों के हितों को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने नियामक तंत्र को और मजबूत करने और भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए उपायों पर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की राय मांगी है। जब सुप्रीम कोर्ट देश के आम निवेशक को लेकर चिंता जतला रहा है, तब भी सरकार का कुछ न कहना काफी अजीब लगता है। खैर, ऑस्ट्रेलिया के अलावा ब्रिटेन से भी अडानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर नहीं आई। 8 फरवरी को एक खबर सामने आई कि ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी एफसीए ने अडानी समूह और इलारा कैपिटल, जो कथित तौर पर अडानी समूह के साथ काफी करीब से जुड़ी हुई कंपनी है, के खिलाफ जांच शुरू की गई है। इधर फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी ने भी कहा है कि उसने अडानी समूह की $50 बिलियन हाइड्रोजन परियोजना में अपने निवेश को रोक दिया है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्वे, तमाम विकसित देशों से जो खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। केवल फाइनेंस से जुड़ी संस्थाएं और संगठन ही नहीं बल्कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस कालीमा पर लेख लिखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैसे देश ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके गौतम अडानी की संपत्ति 2 हफ्तों में आधी रह गई है। एक कारोबारी की अप्रत्याशित इस तरह की तरक्की और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरने की कहानी अलग अलग तरीकों से पूरी दुनिया में बताई जा रही है। पूंजीवाद और लोकतंत्र के संबंधों में संतुलन खोने के दुष्परिणाम बताए जा रहे हैं। यह सीधे सीधे उस मोदी सरकार की बदनामी है जो अब तक की सबसे मजबूत सरकार होने का दंभ भरती थी, जिसके शासनकाल में जनता को यह समझाने की कोशिश की गई कि देश को असली आजादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली। मोदी जी को भगवान, अवतार, सिद्ध पुरुष, न जाने क्या क्या अब तक उनके भक्त बताते आए हैं। लेकिन अगर इन दावों में सच्चाई है तो फिर यह पूछा जा सकता है कि मोदी जी की सिद्धि का लाभ एक ही इंसान को क्यों मिला? अगर उनमें अवतारी शक्ति है, दैवीय गुण है, तो फिर क्यों देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया गया है? मिडास की तरह अपने गोल्डन टच से मोदी जी भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते थे, लेकिन भारत फिलहाल महंगाई और तंगी के दौर से गुजर रहा है दोस्तों। और जिस इंसान की अमीरी का डंका दुनिया में बजने लगा था, अब उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा होने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट।
आर्थिक मामलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अडानी मामले पर कवर स्टोरी छापी है। द पैराबल ऑफ अडानी शीर्षक से प्रकाशित इस स्टोरी को भारतीय पूंजीवाद के लिए एक इम्तिहान बताया गया है। दरअसल पैराबल पशु पात्रों के जरिए सुनाई जाने वाली नीति कथा होती है, तो इस बार अडानी प्रकरण के जरिए एक पैराबल द इकोनॉमिस्ट ने बताने की कोशिश की है कि यह भारत के लिए सबक है। अगर अडानी समूह डूबा तो इसे भारतीय पूंजीवाद की बड़ी विफलता समझा जाएगा। पत्रिका ने केवल अडानी प्रकरण ही नहीं बल्कि मोदी राज की कमियों को भी निशाने पर लिया है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि मोदी राज के कार्यकाल ने भारत की अदालतों और पुलिस की आजादी को कमजोर कर दिया है। मीडिया कायर है। भारत की समृद्धि के लिए इसके बुनियादी ढांचे की तरह इसके संस्थानों की मजबूती भी जरूरी है। भारतीयों को बिजली और सड़कों से फायदा होगा, लेकिन उन्हें स्वच्छ प्रशासन और एक समान अवसर की भी जरूरत है। द इकोनॉमिस्ट ने यह भी लिखा है कि मोदी के कार्यकाल में कई तरह से चेक एंड बैलेंस सिस्टम में गिरावट आई है। इधर वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कैसे घोटालों के आरोपों से हिल गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अडानी की आश्चर्यजनक रूप से तरक्की और फिर उसकी गिरावट पर टिप्पणी की है। रॉयटर्स ने अडानी संकट को भारत की क्रेडिट साख की चिंता से जोड़ा है। CNN, BBC जैसे मीडिया समूहों ने बताया है कि कैसे अडानी ने अपनी अकूत दौलत एक झटके में गंवा दी। और फाइनेंशियल टाइम्स ने तो यहां तक याद दिला दिया है दोस्तों कि भारत के लिए यह महत्वपूर्ण साल है, यानी 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। भारत आबादी में पहले नंबर का देश बन गया है। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और ऐसे में अडानी प्रकरण से जो विवाद खड़ा हुआ है उसका नुकसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक ने तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति से मिलवाने का शीर्षक लाते हुए जो तस्वीर लगाई है वो सारे हालात को बयां कर रही है। इसमें अडानी की नाक पर ही एक अखबारी कतरन चिपकी है, यानी फोटो में नाक कटी हुई है और नाक कटने का अर्थ आप सब जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही ये बातें मोहल्ले में होने वाली कानाफूसी जैसी नहीं है कि आज एक के बारे में चर्चा की और कल दूसरे के बारे में बात होने लगेगी। लगभग सभी बड़े मीडिया मंचों से एक ही विषय पर एक जैसी राय वाले लेखों के आने का मतलब आप समझ सकते हैं। मतलब यह है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और कुछ गलत हुआ है तभी इतने आलोचनात्मक लेख आ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से तो विपक्षी सांसदों के भाषणों को कतरा जा चुका है, लेकिन दुनिया भर का मुंह मोदी सरकार कैसे बंद करा सकती है, यह देखने वाली बात है। पिछले सप्ताह जब लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर जोरदार भाषण दिया तो चर्चा होने लगी कि अब मोदी जी जमकर पलटवार करेंगे। लेकिन पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के भाषण में मोदी जी ने केवल और केवल अपनी तारीफ की, अपनी राजनीतिक तरक्की को लेकर 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद बताया। हालांकि इसमें मोदी जी फिर चूक कर गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 91 करोड़ 20 लाख वोटर थे, जिनमें से 61 करोड़ 10 लाख लोगों ने वोट दिया और केवल 22 करोड़ 90 लाख वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिए। लेकिन मोदी जी ने बड़ी चालाकी से 22 करोड़ को 140 करोड़ बता दिया। यह बढ़त अडानी ग्रुप की बढ़त की तरह ही अविश्वसनीय है। बहरहाल मोदी जी ने सदन को बताया कि कैसे वो लोगों के उद्धार का काम कर रहे हैं। लोकसभा में उन्होंने बताया कि नल जल योजना के लाभार्थी 8 करोड़ हैं और अगले ही दिन राज्यसभा में उन्होंने बता दिया कि नल जल योजना के लाभार्थी 11 करोड़ हैं। ये आंकड़े भी अडानी ग्रुप की बढ़त की तरह चमत्कारिक ही हैं। अपने चमत्कारों से भरे कारनामों को मोदी जी एक दिन लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में सुनाते रहे। मुरली मनोहर जोशी ने जो श्रीनगर तक यात्रा निकाली उसका श्रेय भी मोदी जी ने खुद ही ले लिया। जोशी जी का नाम भी नहीं लिया। मोदी जी के ऐसे चमत्कारों पर उनके सांसद टेबल पीट कर खुशी दिखाते रहे। हालांकि मोदी जी ने यह भी कह दिया कि वे अकेले सब पर भारी हैं। ये वाक्य बाकियों पर तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। तो बीजेपी दोस्तों आप जानते हैं कि हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी रही है जिसका कैडर सबसे मजबूत रहा है। अपने कैडर के दम पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बूते से बीजेपी ने कई चुनावी सफलताएं हासिल कर ली हैं। लेकिन अब मोदी जी अपने आप को सबसे ऊपर बता रहे हैं। बीजेपी के चरित्र को बदलने वाला उनका यह व्यवहार क्या बीजेपी के बाकी नेताओं को जोड़े रख पाएगा? बीजेपी के कई सहयोगी दल एनडीए से अब तक अलग हो ही चुके हैं। अगर बड़े नेता भी छिटकने लगे तो मोदी जी अकेले कैसे सब पर भारी पड़ेंगे, यह देखना होगा। फिलहाल तो राहुल गांधी मोदी जी पर भारी पड़ चुके हैं। अडानी मामले को लेकर खुलकर मोदी जी से सवाल पूछने वाले राहुल गांधी की सच्चाई अब दुनिया ने देख ली है और यह भी देखा है कि कैसे उनके भाषण के हिस्सों को हटा दिया गया है। वैसे बात जहां तक पहुंचनी थी
वहां तक उनकी बात पहुंच चुकी है। खैर, महान शायर दुष्यंत कुमार ने ठीक ही फरमाया है कि उस सरफिरे को यूं ही नहीं बहला सकेंगे आप, उस सरफिरे को यूं ही नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।